हेलो एवरीवन, लॉ लॉजिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था एक नए टॉपिक के साथ में। आइए बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। यानी अब तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ ली थी उसमें एग्जीक्यूटिव मेनली आपके राष्ट्रपति का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी आपकी केंद्र की विधायिका। क्योंकि जब हम केंद्र की विधायिका पढ़ते हैं तो हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि किस तरह से या किन लोगों से मिल करके आपकी पार्लियामेंट, आपकी संसद बनती है। जिसके लिए जो आर्टिकल्स आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे वह हैं 79, 80 एंड 81। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो आर्टिकल 79 बताता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन वी शैल कंसिस्ट ऑफ। हम बताएंगे, इसमें देखते हैं 79 कहता है कि भारत की संसद किनसे मिलकर बनेगी। देखिए, हमेशा की तरह जैसे मैं आपके लिए आर्टिकल रीड करती हूँ आपकी बेरेट की लैंग्वेज को बताने के लिए, वो मैं इस बार भी करूँगी, जिससे कि आपको लैंग्वेज पढ़ने में कोई मुश्किल ना आए। तो मेरे साथ में आप बेरेट की लैंग्वेज पेंसिल लेकर बैठिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, आर्टिकल 79 कहता है संसद का गठन संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, हम बता रहे हैं कि संघ के लिए एक संसद होगी। इतना तो 79 ने फिक्स कर दिया। फिर बात करते हैं कि वो बनेगी कैसे। तो वो पार्लियामेंट जो होगी, जो संसद होगी संघ के लिए, वो बनेगी 3 लोगों से मिलकर। सबसे पहले द प्रेसिडेंट यानी कि देश के राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। तो हम क्या देखते हैं, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिल करके ही संसद बनती है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। कभी आपसे पूछा जाए तो ऐसा ना हो कि आप संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा की बात कर दें। हमेशा याद रखिए कि संसद में राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति के बिना संसद पूरी नहीं होती। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई बिल जो है, कोई विधेयक आता है, तो उसको पारित करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जो हैं वो अनिवार्य हैं। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर, किसी बिल पर अपने हस्ताक्षर ना करें तो वो कभी भी पारित नहीं हो सकता, कभी भी लागू नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति भी संसद के एक अभिन्न अंग है। ठीक है, मुझे उम्मीद है इतनी बात आप याद रख लेंगे। समझ तो गए ही होंगे, लेकिन समझने के साथ साथ आपको लॉ में बहुत सारी चीज़ें याद भी रखनी पड़ती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए किस आर्टिकल में बात की गई है तो आप बता देंगे 79। और अगर आपसे पूछा जाए कि किन से मिलकर संसद बनती है तो आप आराम से बता सकते हैं कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं। आपकी स्पेशली बेरेट की लैंग्वेज पढ़ते हुए यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक एक को लेकर समझेंगे। देखिए, प्रेसिडेंट का पार्ट हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो प्रेसिडेंट मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप चैनल पे जाइए और पुराने लेक्चर्स देखिए, जहाँ पर मैंने लाइव क्लासेस में आपको प्रेसिडेंट के ज़्यादातर टॉपिक, पूरे टॉपिक ज़्यादातर लाइव क्लास में कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बचे हुए दोनों पार्ट, यानी कि आपका राज्यसभा और लोकसभा, तभी बनेगी हमारी पार्लियामेंट। तो आइए अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा का गठन, राज्यसभा की संरचना, कि किस तरीके से और किन लोगों से मिलकर के राज्यसभा का गठन होता है। इसके लिए जो आर्टिकल हम देखते हैं वो है आपका आर्टिकल 80। तो आप ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल्स याद रखिएगा। आर्टिकल 80, आइए इसकी लैंग्वेज देखते हैं। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए गए 12 सदस्यों से, यानी सबसे पहले क्या 12 लोग, कौन से 12 लोग, जिन्हें राष्ट्रपति जिनका नाम लेते हैं। और वो नाम किन लोगों का होगा, यहाँ पे पहले ही बता दिया कि जब हम क्लॉज 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि वो कौन लोग हो सकते हैं जिनका नाम राष्ट्रपति सजेस्ट करें। देखिए, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, जब हमने राष्ट्रपति का इलेक्शन पढ़ा था तो वहाँ हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, सिर्फ और सिर्फ वही मेंबर्स जो हैं एलिजिबल हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए। जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जिनको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है, वो 12 लोग जो हैं पार्लियामेंट के, वो राष्ट्रपति के लिए वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है। मैंने 12 कहा है क्योंकि देखिए, लोकसभा में वैसे इसमें पूरे 14 लोग होते थे, क्योंकि 12 लोग तो यही हो जाते हैं और 2 लोग जो एंग्लो इंडियन की रिप्रेजेंटेशन कम होने पे प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब नए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेटेस्ट से ये बात हो गई है कि इस बार की जो पार्लियामेंट है उसमें आपको 2 एंग्लो इंडियंस नहीं मिलेंगे देखने को, क्योंकि उस प्रोविज़न को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा
कि अभी तक में आपके लिए यही प्रोविज़न चलता चला आ रहा था। तो यहाँ 14 लोग होते थे टोटल, 2 लोकसभा में और 12 आपके राज्यसभा में, जो कि नॉमिनेटेड होते थे, इलेक्टेड नहीं। इलेक्टेड कौन है? जिनको पब्लिक ने चुनकर भेजा है या फिर जो प्रोसीजर के थ्रू आए हैं उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना गया है। लेकिन ये 12 लोग या टोटल 14 लोग कैसे होते हैं? ये होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा कुछ विशेष कारण से नॉमिनेट किए हुए, जो है मनोनीत किए हुए। तो यहाँ पर हमने देखा था वो वोट नहीं डालते, वो यही 12 लोग थे जिनको राष्ट्रपति यहाँ पर नॉमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको याद दिला दिया। आपको पूरा लेक्चर देखना हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए, 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए हुए 12 लोग और उनके साथ में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 लोग, यानी 238 मेंबर्स जो हैं आपके राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से मिलजुल करके निकले हुए। ये लोग कैसे हैं? ये इलेक्टेड लोग हैं और ये 12 कैसे हैं? नॉमिनेटेड हैं। तो ये जितने आपने देखा कि 238 की जो हम बात करते हैं 238, ये 238 मेंबर क्या करते हैं? वोट डालते थे राज्यसभा के, ये 12 लोग वोट नहीं डालते थे। तो हमारा राज्यसभा मिलकर कैसे बनता है? कितने मेंबर्स होते हैं इसमें टोटल? तो आप एक तरफ देख रहे हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स में आपके 238 मेंबर्स, आपके 238 मेंबर्स और साथ में आपका 12 मेंबर्स जो नॉमिनेटेड है। इतने लोगों से मिल करके तो हम देख क्या रहे हैं, 250 मेंबर्स टोटल आपके राज्यसभा में निकल करके आते हैं जो राज्यसभा का हिस्सा होते हैं। तो 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, ये बात आप याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करेगा। आपको बार बार इस चीज़ को समझने के लिए लौट कर नहीं आना पड़े कि आपको 250 मेंबर राज्यसभा में, इस बात को आप एकदम याद कर लीजिए, ताकि बार बार जब आपके लिए राज्यसभा या वोटिंग या कोई भी चीज़ आए तो आपको पता हो कि हम 250 मेंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ आप देख रहे हैं। देखिए, 7th क्वेश्चन अमेंडमेंट से यहाँ संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल कर दिया गया था कि पार्टिसिपेट वो भी करेंगे, वो भी राज्यसभा का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली। आगे आइए देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों की और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थान का आवंटन 4थी अनुसूची में इस निमित्त आवंटित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। देखिए, जब हम शेड्यूल्स लास्ट में पढ़ना शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ जो चल रहे हैं तो उसमें हम बात कर लें कि जो 4th शेड्यूल है वो क्या बताता है, राज्यसभा में राज्यों के कितने मेंबर्स होंगे, यानी उनका पार्टिसिपेशन। देखिए, 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो राज्यसभा में हैं जिस स्टेट के, वो है आपका उत्तर प्रदेश। आपके उत्तर प्रदेश के 31 मेंबर्स जो हैं वो जो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जो 4th शेड्यूल है वो क्या कर रहा है, बेसिकली स्टेट के वो नंबर्स बता रहा है जितने मेंबर्स राज्यसभा में जाकर किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये किस बेसिस पे तय होता है? ये बेसिस मेनली इसका पॉपुलेशन है कि किसी राज्य की जितनी संख्या होती है उसी के हिसाब से उसको वहाँ पर अपने मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजने का राइट होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे क्यों रखा हमने, तो उसका मेन रीज़न ये है ताकि पूरी जनता जो है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पा सके। ऐसा ना हो जाए कि किसी को अपना रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर ना अवेलेबल। इसीलिए राज्यसभा में जितने जो सदस्य हैं उनके हिसाब से, जो राज्यों की जनसंख्या है उनके हिसाब से मेंबर्स भेजे जाते हैं। आप बेशक 4th शेड्यूल खोलकर देख सकते हैं कि किस राज्य के पास कितने सदस्य भेजने की क्षमता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड का के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होगा। देखिए, हमने पहले ही डिस्कस किया, आपके पहले क्लॉज में क्या कहा था, 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे। और कैसे किए जाएंगे नॉमिनेट, क्लॉज 3 बताएगा। तो वही क्लॉज 3 बता रहा है कि वो कौन लोग होंगे, तो वो लोग होंगे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित। तो ये 12 लोग कैसे लोग होने चाहिए, जिनकी कोई स्पेशल नॉलेज है या फिर इनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई अनुभव है, किन बातों में, साहित्य के क्षेत्र में या फिर कला के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में या फिर सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। अगर इन क्षेत्रों में किसी व्यक्ति का विशेष ज्ञान या अनुभव है तो राष्ट्रपति उसे राज्यसभा में स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बुला सकते हैं।
ठीक है। तो इसको प्रोविज़न की ज़रूरत क्या थी, यहाँ पर क्या ज़रूरत है, ये 12 लोगों को अलग से बुलाने की, इन्हीं में से शामिल करके थे, जहाँ पर हम पूरे 250 का इलेक्शन कर लेते। प्रॉब्लम क्या थी, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि ये लोग विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हैं। ये देश के कुछ ऐसे विशिष्ट लोग हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, या ये कुछ अलग कर सकते हैं या कुछ अलग करते आए हैं। तो इन लोगों को अगर हम इलेक्शन के उसमें फंसाएंगे, यानी आप जो है पूरे चुनाव जीत कर आइए, तो इस तरह तो पूरे राजनीतिक बन जाएंगे ये, और चुनाव कोई आम व्यक्ति जीत भी नहीं सकता। चुनाव जीतने के लिए तो अपना समय लगता है, अपनी तैयारी लगती है, और ज़रूरी तो नहीं है कोई साइंटिस्ट है, कोई विज्ञान के क्षेत्र का विशेष व्यक्ति है तो उसको जनता जानती ही हो, उसको जनता वोट करे ही। इसीलिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि इन लोगों को ऐसे राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट करके भेजा जाए, ताकि राज्यसभा में कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हों जो देश के विशेष व्यक्ति हैं और कुछ खास ज्ञान और अनुभव रखते हैं। तो ये जब वहाँ बैठेंगे तो वहाँ पर जो लॉ बनेंगे या जो भी काम किया जाएगा उनको अलग तरीके से अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर कर सकेंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये प्रोविज़न एक बहुत ही खूबसूरत प्रोविज़न है। इसके में हम क्या देखते हैं, कोई विशेष व्यक्ति है तो उसको चुनाव की जो एक उठापटक है उससे दूर रख करके, उसको पूरा नेता ना बनाकर, उसको वैसे ही एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह रेस्पेक्टफुली पार्लियामेंट में जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देते हैं राज्यसभा में। तो ये 12 लोग आपने याद रखना है इस बात को कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र के होते हैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जैसे एक बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल, मतलब बहुत ही फेमस एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सचिन तेंदुलकर जी, जो कि आपकी क्रिकेट के एक बहुत ही जाने माने नाम हैं। तो यहाँ पर इन्हें किस बेसिस पे लिया गया, तो कला के क्षेत्र में इन्हें लिया गया कि कला जो है उनके खेल को कला माना गया और यहाँ राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। इसी तरीके से बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बिना चुनाव के नॉमिनेशन के थ्रू ये जो है राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। आइए आगे बात करते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक सदस्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकरणीय मत द्वारा किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहे हैं कि राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा में जितना मेंबर किसी राज्य का है उसे कैसे चुनेंगे, उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित मेंबर्स के द्वारा चुना जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी आपसे कहा था कि राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, 31 सदस्य। तो 31 सदस्य कैसे चुन के पहुँचते हैं, तो जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो उसमें इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो इनके लिए वोट करते हैं और उनके वोट के थ्रू ही ये सेलेक्ट होके पहुँचते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, राष्ट्रपति की तरह ही राज्यसभा का चुनाव भी कैसा है, इनडायरेक्ट है। जैसे हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति का चुनाव एक इनडायरेक्ट चुनाव था, एक जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। वैसे ही जैसे हमने जब बात करी थी प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री का एक प्रत्यक्ष निर्वाचन था, एक डायरेक्ट इलेक्शन था। तो हम क्या देख रहे हैं कि राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अपने सदस्यों को चुनती है। देखिए यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो राष्ट्रपति में हम एक क्वालिफिकेशन क्या देखते हैं कि वो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। दोनों का काफ़ी सिमिलरिटी है, और जो उपराष्ट्रपति वो तो राज्यसभा के सभापति ही होते हैं। तो इस तरीके से आप राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की क्वालिफिकेशन के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं, आपको चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है, और कौन कर रहा है इसमें पार्टिसिपेट, तो जिस राज्य का मेंबर राज्यसभा में पहुँचा है उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही मतदान कर रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है और आपका मन कर रहा है कि आप उस बात को समझें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रॉब्लम पे मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी उस चीज़ को, आपके कमेंट को या आपके किसी भी सजेशन को या आपकी किसी प्रॉब्लम को मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ज़रूर डील करूँगी और ज़रूर उस बात का ध्यान दूँगी। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संकरणीय मत। ये दो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं टर्म। देखिए इन दोनों टर्म्स को जब मैंने आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आपको विस्तार से देखना है तो आप मेरे मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के टॉपिक पे जा सकते हैं। आर्टिकल 55 जहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बता दूँ कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है एक अनुपात में, एक रेशियो में रिप्रेजेंटेशन को देना।
यानी कि कोई भी व्यक्ति एक निर्धारित सदस्य संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए बेसिकली हम 1000 लोगों को मान के चलते हैं, 1000 को मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन का वही प्रॉपर मेथड है जो हमने 55 में पढ़ा था प्रेसिडेंट के लिए। साथ में एकल संकरणीय मत या एकल हस्तांतरणीय मत का मतलब भी वही है जो हमने आर्टिकल 55 में प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा था। हमने क्या देखा था कि एक ही मत होता है और उस एक ही मत को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बार बार, उसमें जो है एक ही मत से, यानी आप केवल एक ही वोट देंगे, वही वोट हम बार बार ट्रांसफ़र करके उसमें से ही कैंडिडेट के लिए जितना भी फेवर है वो देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात विस्तार से देखनी है तो आप बिल्कुल आर्टिकल 55 वाले पे जाइए, जहाँ पे मैंने मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ाया है, वहाँ आपको चीज़ें विस्तार से मिल जाएंगी। आइए आगे बात करते हैं। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की ऐसी रीति चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। संसद बताएगी कि जो है आपके यूनियन टेरिटरीज में किस तरीके से लोग चुने जाएंगे। इसी के साथ में आप देखते हैं कि आपका राज्यसभा का कंपोजिशन हमने पढ़ लिया है, राज्यसभा की संरचना हमने पढ़ ली। एक बार बहुत ही क्विकली आपके लिए रिवीजन कर लें तो टोटल 250 मेंबर्स होंगे आपकी राज्यसभा में, जिसमें से 12 लोग नॉमिनेटेड होंगे और बचे हुए 238 लोग राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर आए हुए लोग होंगे। ये कैसे आते हैं? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुन करके वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आ रहे हैं। इनके लिए वोट कौन करता है? इनके लिए राज्य विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल्स की, यानी कि लोकसभा की। लोकसभा जो देश की एक बहुत ही पावरफुल संस्था है, इसमें जो संसद में भी, क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इन्हें हम और आप अपना वोट देकर चुन कर भेजते हैं, तो पावर बेसिकली इनके हाथ में होती है। और आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि लोकसभा ही प्रोड्यूस करती है बहुत तरीके के बिल को, तो यहाँ आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये हमारे डायरेक्टली चुने हुए लोग हैं, तो थोड़ा सा अंतर आपको पावर का देखने के लिए मिलता है। आइए अब इसका कंपोजिशन हम देखते हैं और ब्रेक की लैंग्वेज भी। देखिए इसमें टोटल कितने लोग हो सकते हैं, तो नॉट मोर देन 530 मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटरीज, जो भी आपके स्टेट हैं। ठीक है, उनमें से चुने हुए कितने लोग होने चाहिए? 530 से ज़्यादा लोग चुन करके नहीं पहुंच सकते। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक आपके लिए कंडीशन है कि 331 अनुच्छेद के अंदर रहते हुए। यहाँ जब आप पढ़ते हैं लैंग्वेज तो आप क्या देखते हैं? अनुच्छेद 331 के अबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा। अब बात आ जाती है कि 331 है क्या? तो 331 है जिसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, यानी एंग्लो इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एडुकेट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो सिचुएशन में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में। ठीक है, सिंपल सा प्रोविज़न है कि 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं राष्ट्रपति लोकसभा में, अगर उन्हें लगता है कि एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इस प्रोविज़न के अंदर रहते हुए 530 से ज़्यादा सदस्य जो हैं राज्यों से चुनकर नहीं आएंगे, और साथ में 20 से ज़्यादा सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर नहीं आएंगे। तो टोटल सदस्य आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? अगर आप इसे काउंट कर लें, 530 प्लस 20 प्लस 2। ठीक है, तो 530 प्लस 20 यानी कि 550 प्लस 2 यानी कि 52। तो 552 सदस्य आपको 552 मेंबर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं लोकसभा में। हालांकि कितने नहीं होते हैं, आपके 545 सदस्य ही होते हैं टोटल। ठीक है, आपके जो 545 हैं वही फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन इतने मैक्सिमम मेंबर्स आपकी लोकसभा में हो सकते हैं। और इस बार जैसे मैंने आपसे कहा कि इस बार आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2 मेंबर्स जो आपके ऐड करने थे एंग्लो इंडियंस वाले, वो वाला पार्ट हटा दिया गया है, तो अब आपका ये चीज़ भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन अभी आपके पास जो डायरेक्ट्स होंगी उसमें चीज़ लिखी होगी कि 331 के अंदर रहते हुए, इसलिए मैंने ये चीज़ पढ़ी है आपके लिए, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। तो टोटल आप देख रहे हैं कि 550 मेंबर्स यहाँ पर हाईएस्ट हो रहे हैं, जिसमें से 545 फिलहाल काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने हुए,
ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इलेक्शन से चुने हुए। राज्यसभा के मामले में हमने क्या देखा था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने हुए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने हुए। 530 याद रखेंगे इस नंबर को आप। और दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करें 20। ये भी डायरेक्ट इलेक्शन से ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है संसद के जिस तरीके से कहेंगे वैसे 20 सदस्य जो है वहाँ पहुँचेंगे संसद में। आगे देखते हैं, खंड 1 के उपखंड का के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सभी राज्यों के यथासाथ एक हो सके। देखिए हमें क्या करना है, हमें देश की सारी जनता को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो हमारा पर्पस क्या है, सभी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना, और साथ साथ हमारा पर्पस क्या है, सभी स्टेट्स को पार्लियामेंट में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना। किसी स्टेट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे पार्लियामेंट में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, जो भी लॉ मेकिंग अथॉरिटी मेरा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे पहला टारगेट क्या है कि लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाए कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों में यथासाथ एक ही जैसा हो। यानी अगर 1 लाख सदस्य हैं तो उस पर अगर एक कैंडिडेट डिसाइड हो रहा है, तो अगर हम किसी प्रदेश में देखते हैं कि 7 लाख लोग हैं, तो वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 7 कैंडिडेट्स अपॉइंट हो गए। वहीं हम देखते हैं कि कहीं पर आपके जो है ये 7 लाख की बात की थी, 70 लाख लोग हैं, तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ 7 कैंडिडेट हो रहे थे, वहाँ 70 कैंडिडेट्स हो जाएंगे। मेन पर्पस क्या है हमारा, कि हम पॉपुलेशन के बेसिस पर एक अनुपात बिठा करके ही रिप्रेजेंटेशन का मौका यहाँ पर देंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति में से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात समस्त राज्यों में यथासाथ एक ही हो। देखिए इस बात को बहुत सिंपली आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि अभी आपको क्या देखना है, जनसंख्या एक लिमिटेड जनसंख्या पर एक कैंडिडेट है, तो हमें पूरे देश में इस व्यवस्था को देखना है कि उतनी लिमिटेड जनसंख्या पे एक कैंडिडेट होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन हम दोनों लेवल पे देख रहे हैं, किसी स्टेट से उतना रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में आ जाए और जितना रिप्रेजेंटेशन आ रहा है वो पूरा इक्वलेंट हो। जैसे कि अब हम यूपी की बात करें, यूपी में 75 अगर हम बात कर लें कि जिले आपके हैं, तो हम क्या देखें कि इन सभी का जैसे एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। एक एरिया में जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं किसी क्षेत्र को कि ज़्यादा लोग सेलेक्ट होकर पहुंच गए और किसी क्षेत्र से कम लोग सेलेक्ट होकर पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ हम बात करते हैं सारे स्टेट्स के बारे में भी, कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए किसी स्टेट में जो पॉपुलेशन बहुत है लेकिन लोग कम पहुँचे, कहीं पर कम पॉपुलेशन है लेकिन लोग ज़्यादा पहुँचे। बेसिकली हमारा इंटेंशन क्या है, पॉपुलेशन को प्रॉपर रिप्रेजेंट करना। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं, परंतु इस खंड के उपखंड का के उपबंधों के अधीन राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक ना हो जाए। तो हम क्या देखते हैं कि किसी राज्य की जनसंख्या जब 60 लाख से अधिक होती है तब का उसका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में उस हिसाब से होता है, उस अनुपात में होता है। उससे कम होने पर यहाँ पर लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए वहाँ जितना भी होगा उसमें लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करें, इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद में ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनसंख्या में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या विपरीत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जनसंख्या का मतलब क्या है, वो जनसंख्या जिसमें जो जनगणना का रिजल्ट है। लेकिन फिर भी यहाँ पे फिर से एक बात और छुपी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे कि जब तक 2026 नहीं आ जाता है तब तक हम मान के चलेंगे कि हम लोकसभा में सीटों के आवंटन के लिए 1971 की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, और राज्यों में किस प्रकार से लोगों को मतलब राज्य के अंदर कैसे हमें अनुपात बिठाना है, जनसंख्या का संतुलन बिठाना है, उसके लिए 2001 का जो जनसंख्या का रिजल्ट है उसके बेसिस पर हम आंकड़े लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी जोड़ी गई थी। यहाँ इसका बेसिक रीज़न था, इस बात पे मैं आपके साथ कभी कॉन्सेप्ट डिस्कशन करूँगी। आज का वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा डीप लेके नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कभी इस पर आपसे कॉन्सेप्ट टॉक करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि क्या ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पर इस अमेंडमेंट को ऐड किया गया। फ़िलहाल आपके लिए एक इशारे के तौर पे मैं आपको बोल दूँ कि एक्चुअली आप देखेंगे
कि भारत में जो दक्षिण भारत है वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और सिविलाइज्ड हैं अपेक्षाकृत नॉर्थ इंडिया के, यानी जो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या मध्य सेंटर में, यानी कि मेनली उत्तर प्रदेश बिहार। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ के लोगों में कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर रुझान बहुत कम रहा, जबकि साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो आपको जनसंख्या नियंत्रण का रुझान बहुत अच्छा दिखेगा। जिस समय जनसंख्या नियंत्रण की बात आई, जैसे सरकार ने कोशिश शुरू की, तो उन क्षेत्रों के लोगों ने इसको बहुत बढ़ चढ़ के अपनाया और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि वहाँ की जनसंख्या कम हो गई और उत्तर भारत की जनसंख्या पे कोई कमी नहीं आई। यहाँ के लोग लगे रहे अपनी तरीके से जीवन को जीने में। इन लोगों ने सरकार की जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या निकला कि एक जनसंख्या का एक जो है डिफरेंस देखने के लिए मिलने लगा। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन सारा का सारा पॉपुलेशन बेस्ड है। तो अगर हम ये देखें कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम सीट दे रहे हैं और यूपी की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और हम उसके अकॉर्डिंग सीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि हम देखते हैं अगर तमिलनाडु की, केरल की, कहीं की भी पॉपुलेशन कम हो रही है और उसको उस अकॉर्डिंग सीट प्रोवाइड करते हैं, तो सिचुएशन में तो उन स्टेट्स का नुकसान हो रहा है जो कि देश की जनसंख्या नियंत्रण का जो है पॉलिसी को अपना रहे हैं और जागरूकता का व्यवहार कर रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का इम्बैलेंस दूर करने के लिए कि जब तक यहाँ पर टारगेट दिया गया कि 2026 तक हम कोशिश करते हैं कि हम उत्तर भारत को भी नियंत्रित कर लेंगे, उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि हम इसको करंट जनसंख्या के आधार पर लागू करेंगे। तब तक क्या कर दिया गया? 1971 की जनसंख्या और 2000 की जनसंख्या के हिसाब से ही काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और बात भी इस बारे में की जा सकती थी, लेकिन लेक्चर आपका बहुत लंबा हो रहा है। इतने लंबे लेक्चर्स मुझे पता है कि बोर करते हैं, मुझे भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़िएगा, बेरिक से पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से विषय समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।